हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस ट्यूटर्स एकेडमी। जैसे कि हम मॉडल पढ़ रहे थे, अब मॉडल में आगे देखते हैं। अब आगे कुड का यूज़ पढ़ते हैं। कैन और मे हमने पढ़ लिए हैं। अब कैन और मे के पास्ट को पढ़ते हैं। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। तो अब कुड को पढ़ते हैं। नंबर 3 क्या है? अब हमारे पास कुड। कुड जैसे कि सबको पता है, कैन का क्या होता है? पास्ट। कैन का पास्ट टेंस होता है, पास्ट टाइम या पास्ट टेंस। तो जिस तरीके से हमने कैन का यूज किया था, सेम उसी तरीके से किसका यूज करेंगे? हम कुड का यूज करेंगे। तो जो चीज प्रेजेंट में हो रही थी वो पास्ट में हो गई, तो वहां पे क्या होगा? कुड का यूज होगा। तो देखते हैं। ही कुड प्ले a cricket match if he were कैपेबल। देखिए क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, इफ से इसको जोड़ा है हमने। वह कुड प्ले खेल सकता था, अ क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच, वह एक क्रिकेट मैच खेल सकता था, इफ ही वर कैपेबल यदि वह सक्षम होता तो। देखिए यहां पे आप सोच रहे होंगे कि इफ के साथ मैंने वर का यूज क्यों किया है। देखिए इफ से जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस बनता है। यहां पे जो वर है ये पास्ट को शो कर रहा है। यदि इफ के साथ ही आए या शी आए या आई यू वी दे जो भी आए, इफ के साथ हमेशा क्या यूज होगा? वर का यूज होगा। इसलिए यहाँ पे ही के साथ क्या आया है? वर आया, क्योंकि ये पास्ट की संभावना को शो कर रहा है। तो जैसा कि ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है ये सेंटेंस, तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो यहाँ पे किसका यूज किया हमने? कुड का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको ट्रिक 1 में बताया था कि यदि सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के शुरुआत में ब्लैंक हो और सेंटेंस लिखा हुआ हो, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यू गिव मी योर बुक प्लीज। क्या लिखा हुआ है? यू गिव मी योर बुक प्लीज। तो देखिए सेंटेंस के अंदर किसका भाव आ रहा है? यहाँ पे प्लीज का, और क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो दोनों कंडीशन है, हमने क्या प्लेस किया यहाँ पे? कुड। जरूरी नहीं है कि प्लीज आए, लेकिन कुड का यूज हम कब करते हैं? कुड का यूज मैंने बताया था कि जब कोई मोर फ्रेंडली आपसे हो जाए या आपका कोई जानकार हो, तो वहां पर पोलाइटनेस को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम कुड का यूज करते हैं। ये मैं ट्रिक में पहले बता चुका हूं। कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। कुड से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, पहले किससे स्टार्ट होते हैं? क्या से। क्या तुम क्या तुम कृपया आपकी बुक मुझे दे सकते थे या दे सकते हो? देखिए दे सकते थे, दे सकते हो ये नहीं होगा। जब कुड का यूज किसी से पोलाइट रूप से कुछ मांगने के लिए किया जाता है, तो उसका मीनिंग होता है या तो दोगे या लोगे, मीन्स इस तरीके से होगा। देखिए अब वापस से पढ़ते हैं। कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। क्या तुम कृपया आपकी बुक मुझे दोगे? ओके, क्या तुम कृपया आपकी बुक मुझे दोगे, इसका मीनिंग ये होगा। अब आगे देखते हैं। खली कैन फाइट with
रेसलर इन द रिंग, खली कैन फाइट विद द रेसलर इन द रिंग। देखिए इस सेंटेंस में हमने किसका यूज किया है, कैन का यूज किया है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, कुड का यूज पढ़ रहे हैं। तो कैन का यूज इस सेंटेंस में फिलहाल ठीक है, लेकिन यदि इस सेंटेंस को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, सोचिए कि यदि यहाँ पे आगे इसको बढ़ाकर लिख दिया जाए, खली कैन, यहाँ पे ब्लैंक मान के चलिए कि ये क्या है, अभी ब्लैंक है, खली ब्लैंक फाइट विद द रेसलर इन द रिंग, कि खली रिंग में रेसलर के साथ लड़ाई, केवल इतना है। When he was young, क्या लिखा है हमने, क्या जोड़ा है कि देखो when से इसको जोड़ दिया है, इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हमने कनेक्ट कर दिया है। When he was young या when he was a young man, इट मीन्स कि अब वो बूढ़ा हो चुका है या कुछ भी हो चुका है। तो यहां पे देखिए क्या आएगा, ये क्या है, when he was a young man, when he was a young man। देखिए was का यूज किया जा रहा है, ये किस में यूज होता है, पास्ट में। तो जैसे कि ये सेंटेंस पूरा पास्ट में बन गया है, तो पहले वाला सेंटेंस भी अब किस में बनेगा, पास्ट में। तो यहाँ पे कैन था, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो अब जरा सेंटेंस को पढ़िए, क्या बनेगा, खली कुड फाइट विद द रेसलर इन द रिंग व्हेन ही वाज अ यंग मैन। मीन्स क्या होगा, जब वह एक जवान व्यक्ति था, खली कुड फाइट विथ द रेसलर इन द रिंग। ओके, कि खली रिंग के अंदर कुश्ती लड़ सकता था जब वह जवान व्यक्ति था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका है, तो शायद कैपेबल नहीं है या पावर नहीं है। इट मीन्स कि वो ही यूज होगा जो कैन का हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, कैन को पास्ट में कर दीजिए, वही इसका यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम माइट का यूज। नंबर 4 क्या है, माइट। जैसे कि आपको पता है कि मे का पास्ट क्या होता है, माइट। अब माइट को पढ़ने के लिए माइट का थोड़ा यूज थोड़ा अलग होता है, मे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी मे के जैसा ही होता है। देखिए माइट का मतलब होता है सका या सके, सका या सके। जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था तो माइट का मैंने आपको एक ट्रिक में बताया था कि यदि सेंटेंस के शुरू में क्या हो, ब्लैंक हो, पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस जैसे लिखा हुआ हो, ब्लैंक, शी टेक अ कप ऑफ टी विद मी, और क्या लगा हुआ है यहाँ पे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह ज़्यादातर या तो मे के साथ लगेगा या माइट के साथ लगेगा, और अगर आपको ऑप्शन में कैन, कुड, माइट, शैल अगर कुछ भी दिया हुआ हो तो उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज नहीं किया जाता। तो यदि इस तरह की कंडीशन आए तो केवल आपको वहाँ से ऑप्शन को केवल पिक करना है और रखना है, फिर सेंटेंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइट शी टेक अ कप ऑफ टी विद मी। अब देखिए इसका मतलब देखते हैं। माइट मॉडल है, मॉडल किसके रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत ही मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो किससे शुरू होगा, क्या से। अब जरा हम इसको लिख लेते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। क्या, शी का मतलब क्या होता है, वह, क्या वह टेक। देखिए जिस तरीके से हमने कुड का यूज लोगे या दोगे में किया था, उसी तरीके से हम माइट टेक के साथ इसका यूज क्या करेंगे, लेगी। क्या बोलेंगे इसको हम, लेगी। माइट टेक मतलब लेगी। अब कप ऑफ टी, चाय का एक कप
या चाय का एक कप। विद का मतलब क्या होता है? साथ या साथ में। साथ विद यानी साथ में, मी यानी मेरे। तो देखिए क्या बनेगा सेंटेंस। क्या वह है, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि माइट मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो पहले किससे स्टार्ट करना है? क्या से? सब्जेक्ट को एज इट इज रखना है और लास्ट में पीछे जाकर इसे उल्टा घुमा देना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? क्या वह मेरे साथ चाय का एक कप लेगी, या इसी को हम कह सकते हैं लेना पसंद करेगी। तो लेगी या लेना पसंद करेगी, जब ऐसे सेंटेंस के अंदर मीनिंग हो तो वहां पे किसका यूज होता है? माइट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर some white clouds. There are some white clouds in the sky. There are some white clouds in the sky. It be rained. तो बताइए क्या होगा? देखिए यहां पे क्या है? आर, प्रेजेंट को ही शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको आगे पढ़ा सम वाइट क्लाउड्स, तो क्या आप बताइए, क्या आपने कभी सफेद बादलों से बारिश बरसते हुए देखी है क्या? मतलब संभावना न के बराबर होती है। तो यदि जब संभावना 10% हो या 10 से 25% संभावना हो, 10 से 25% संभावना हो या न के बराबर संभावना हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम? माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। माइट क्या है हमारा? मॉडल बी क्या है? मॉडल के साथ आ रहा है। और रेंड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बना पैटर्न? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरा देखिए एक बार। देयर आर सम व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट बी रेंड। इट माइट बी रेंड। अब चाहो तो इसके आगे लगा सकते हो टुडे। देखिए ये संभावना कैसी है? ये संभावना ऐसी है कि सफेद बादलों से कभी बारिश होती नहीं है, ठीक है। चाहे सफेद बादल आसमान में हो, लेकिन कभी वो बादल बारिश नहीं करते। तो जब संभावना कम हो या न के बराबर हो तो किसका यूज होगा? माइट का। चाहे फिर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। अब जरा ध्यान देना, एक चीज को मैं बताना चाहूंगा यहां पे। पॉसिबिलिटी, मैंने आपको 3 तरह की पॉसिबिलिटी अभी तक बताई है। सबसे पहले 100% संभावना, देन 50% संभावना, 50% संभावना, देन 10 to 25% संभावना। अगर हो तो 100% संभावना होगी तो कैन का यूज करोगे। 50% संभावना या शायद के रूप में होगी तो मे का यूज करोगे। और यदि 10 to 20% जहां संभावना होगी वहां माइट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? माइट का यूज करोगे। ओके, ये समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। माइट यू stay here a little longer. Might you stay here a little longer? देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन इसका मतलब भी अलग होता है। माइट से स्टार्ट हो रहा है तो चलो हम लिख लेते हैं किससे शुरू होगा, क्या से। क्यों? क्योंकि माइट क्या है? मॉडल। मॉडल किसके समान काम करता है? हेल्पिंग वर्ब के समान। यदि कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो
तो वो किससे स्टार्ट होगा? हमेशा क्या से स्टार्ट होगा? तो क्या तुम अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर के लिए, हेयर यानी यहां पर, स्टे रुक सकते हो? क्या तुम कुछ देर के लिए, क्या तुम कुछ देर के लिए यहां रुक सकते हो? देखिए, माइट का यूज हम पढ़ रहे हैं, रुक सकते हो, सकते थे तो बोला ही नहीं गया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आप किसी से मोर फेमिलियर, आप किसी से बहुत ही फेमिलियर तरीके से क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मोर फॉर्मल तरीके से या बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के साथ जब आप किसी से बातचीत करते हो या किसी से कुछ कहते हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। क्या तुम कुछ देर के लिए यहां रुक सकते हो, या इसी को हम कह सकते हैं, क्या कुछ देर और ठहर सकते हो? क्या कुछ देर और ठहर सकते हो? इट मीन दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। क्या तुम कुछ देर के लिए यहां रुक सकते हो, या क्या कुछ देर, क्या कुछ देर और ठहर सकते हो? ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट के साथ उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, तब किसका यूज करेंगे? हम माइट का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं विल का यूज। लेकिन विल का यूज पढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा कि विल और शैल दोनों का यूज हम टेंस में भी करते हैं। अब टेंस में देखिए, एक तरफ लिख लीजिए टेंस और एक तरफ लिख लीजिए मॉडल्स। ठीक है, टेंस हो गया और मॉडल्स हो गया, और दोनों के बीच में लिख लीजिए पर्सन प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन। अब पर्सन प्रोनाउन में भी देखिए, पहले तो क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और दूसरा क्या होता है? सेकंड प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे हमें पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट। ही शी इट नेम नाउन में होता है, लेकिन वो भी थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे, मतलब जो बाकी के बचे हुए ही सी इट नेम दे। तो फर्स्ट पर्सन में टेंस के साथ आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन मॉडल के साथ क्या होगा? विल का यूज होगा। यहां पे टेंस के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है, लेकिन मॉडल में शैल का यूज किया जाएगा। इट मीन्स कि क्रम उल्टा हो गया, कि यदि मॉडल्स की बात की जाती है तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ तो विल का यूज करेंगे, और यू ही शी इट नेम के साथ किसका यूज करेंगे? शैल के साथ। लेकिन ये दो ही कंडीशन में यूज होगा, या तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, या आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। मैंने क्या कहा? ये दो ही कंडीशन में होगा, या तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो या आपका सेंटेंस नेगेटिव हो। लेकिन यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन यदि आपका सेंटेंस किस में है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो चाहे टेंस हो या मॉडल्स, टेंस हो या मॉडल, हमेशा आईवी के साथ शैल का यूज होगा, यू ही सी इट दे नेम के साथ विल का ही यूज होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए शैल और विल, शैल और विल को पढ़ने से पहले हम इनकी फॉर्म देख लेते हैं। शैल की नेगेटिव फॉर्म होती है शैल नॉट, विल की नेगेटिव फॉर्म होती है विल नॉट। लेकिन यदि इनकी शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए कि इनकी और भी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है या टैग फॉर्म क्या होती है, तो शैल नॉट को हम बोलते हैं शेंट, विल नॉट को हम बोलते हैं वॉन्ट। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा एक बार। शैल नॉट को क्या बोल जाता है शेंट, और विल नॉट को क्या बोल जाता है वॉन्ट। ओके, ठीक है, ये आपने नोट डाउन किया। अब एक बार हम देखते हैं कि शैल और विल का यूज तो हमने देखा है कि शैल का यूज हम करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, और विल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर। तो जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के इनके जब क्रम बदल जाते हैं, तो देखिए शैल और विल का दोनों का एक ही कंडीशन में यूज किया जाता है, और वो कंडीशन दोनों के साथ एक जैसी होती है। वो कौन सी होती है? देखिए 4 कंडीशन होती है शैल और विल के साथ जब मॉडल पढ़े जाते हैं, तो या तो ऐसे सेंटेंस के अंदर थ्रेटनिंग दी जाएगी, थ्रेटनिंग मतलब धमकी, या तो धमकी दी जाएगी, या कोई प्रॉमिस किया जाएगा, प्रॉमिस मतलब वादा, या ऐसे सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन शो की जाएगी। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, ठीक है। थ्रेटनिंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन ये शो की जाती है, और इनके साथ ही चैलेंज को भी बताया जाता है। चैलेंज मतलब चुनौती, चुनौती देने के लिए, चुनौती के लिए भी शैल और विल का यूज किया जाता है। या जैसे आपको इन चारों का मतलब ही पता ना हो कि सेंटेंस में यूज है या नहीं है, तो ये ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में जरूर या अवश्य का बोध हो, सर्टेनिटी का बोध हो, तो वहां पे शैल या विल का यूज किया जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं विल। नंबर 5 पे हम पढ़ रहे हैं क्या? विल। विल मॉडल के साथ, मैंने आपको बताया कि विल मॉडल के साथ धमकी के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए या चैलेंज के लिए किया जाता है। लेकिन विल का यूज एक ट्रिक से अगर हम पढ़ते हैं, अगर विल का यूज हम ट्रिक से पढ़ते हैं, तो देखिए विल का यूज कहां पे करते हैं? हाय पी, देखिए हाय पी, पी मतलब प्रॉमिस, या सॉरी इसको आप हाय, डी फॉर डिटर्मिनेशन, टी फॉर थ्रेटनिंग, एंड पी मतलब प्रॉमिस। हाई DTP C, ये आपका क्या बन गया? एक ट्रिक बन गई। अब यहां पे देखिए इस हाई का मतलब, H का मतलब और I का मतलब मैं आपको बताता हूं। इनका मतलब डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, प्रॉमिस और चैलेंज से होता है। H का मतलब होता है हैबिट को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए या हैबिट को बताने के लिए। और I का मतलब होता है इंटेंशन, इंटेंशन मतलब आपका इरादा बताने के लिए। ये होता है आदत के लिए और ये होता है इरादा के लिए, इरादा बताने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम
नंबर 1, अब आप ही बताना कि इसमें किसका यूज होगा। ओके, जैसे मैंने लिखा आई गो टू सी, आई गो टू सी द ताजमहल with my friends with my friends on Monday। देखिए क्या लिखा हुआ है, I blank go to see the Taj Mahal with my friends on Monday। देखिए आई का यूज किया जा रहा है, मॉडल्स की बात की जा रही है, तो क्या होगा, आई के साथ शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल। दूसरा आपने क्या देखा कि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य, इसमें नकारात्मक नेगेटिव का नोट नहीं है, ना प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है या मॉडल को ही आगे आ रहा है। तो यहाँ पे आई के साथ किसका यूज करेंगे हम, विल का। तो देखिए मैं सोमवार को मेरे दोस्तों के साथ ताजमहल देखने विल गो टू, यानी जरूर जाऊंगा या अवश्य जाऊंगा। तो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि इरादा आपने बना लिया, इरादा कर लिया कि आप देखने जाओगे, या आप पूरी तरीके से डिटरमिन हो चुके हो, ठीक है, या आप किसी को चैलेंज करके बोल रहे हो, देख लेना कि मैं मंडे को जरूर ताजमहल अपने दोस्तों के साथ देखने के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से सेकंड वाला, इसमें क्या होता है, वी विल विन, वी विल विन दिस मैच या ट्रॉफी, वी विल विन दिस मैच अगेंस्ट देम। देखिए वी है, वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, और मॉडल के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, विल का यूज होगा। वी विल विन दिस मैच अगेंस्ट देम, हम उनके खिलाफ इस मैच को अवश्य जीतेंगे। मैंने क्या कहा कि जब आपको कोई भी चीज याद ना रहे तो केवल इन दोनों को याद रखना, या तो जरूर का भाव देगा या अवश्य का भाव देगा सेंटेंस। और अगर धमकी, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन या चैलेंज के लिए बोला जा रहा है तो आपको इन दोनों में से जो प्रोनाउन होगा उनके साथ उनका यूज कर देना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहां, यहां तक समझ में आया, वी विल विन दिस मैच अगेंस्ट देम, कि हम निश्चित ही उनके खिलाफ इस मैच को जीतेंगे या जीतकर दिखाएंगे। अगला देखिए नंबर 3। नंबर 3 पे देखिए, अब सेकंड सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तब तो किसका यूज करते हैं हम, तब तो मॉडल का क्रम बदल देते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो उसका भी क्रम बदला जाता है। तो देखिए क्या होगा, पहले हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉन्ट help him because he did not help me। I won't help him because he did not help me। देखिए कभी पास्ट में कभी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है, I won't help him, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। बिकॉज ने क्या किया है, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ दिया है। तो पहले इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं हम, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा नेगेटिव में है और शॉर्ट कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म में है।
तो विल नॉट का मतलब मैंने क्या बताया था कि क्या होगा, वॉन्ट होगा। तो आई वॉन्ट टू हेल्प हिम बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हेल्प मी, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की थी। तो मैंने क्या किया है यहां पे कि उसने मेरी मदद नहीं की थी तो मैं भी उसकी मदद नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये क्या है, आई है, आई के साथ शैल होता तो नॉर्मल वे में हम बोलते, लेकिन आई के साथ हमने किसका यूज किया है, विल नॉट या वोंट का यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद भी डिटरमिन हो या मैं खुद भी डिटरमिन हूं, या मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं भी उसकी मदद नहीं करूंगा, तो इसका यूज करेंगे हम, वोंट का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो क्या होगा, देखिए आई या वी अगर आप रखना चाहो तो ब्लैंक आई प्ले द गिटार ऑन हर बर्थडे। देखिए ब्लैंक आ रहा है, आई प्ले द गिटार ऑन हर बर्थडे। तो यहां पे जैसे आपको ऑप्शन दिए हो, शैल, विल, वुड, कुड या कोई भी ऑप्शन दिए हुए हों और आपको लगे कि इसमें या तो विल होगा या शैल होगा, कि मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल के साथ आई वी के साथ हम विल लगाते हैं, तो ध्यान रखना कि यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो यानी प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में टेंस और मॉडल्स में एक ही जैसी वर्ब लगती है, और वो क्या होगी, यहां पे आप किसको रखोगे, यहां पे शैल को ही रखोगे, ठीक है, ना कि विल को। अगर आप विल प्लेस करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तब तो उनका क्रम बदलता है, मॉडल्स का क्रम बदल जाता है। लेकिन यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो तो चाहे टेंस हो या मॉडल हो, उनके साथ टेंस के जैसे ही क्या लगती है, वर्ब लगती है। तो शैल आई प्ले द गिटार ऑन हर बर्थडे, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम, क्या मुझे उसके जन्मदिन पर गिटार बजानी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने विल शैल का यूज किया है तो होगी ये फ्यूचर का भाव देगा। क्या मुझे उसके बर्थडे पर गिटार बजानी होगी, इट मीन्स कि आप खुद ही पूछ रहे हो किसी से कि क्या जरूरी है कि मुझे उसके बर्थडे पर गिटार बजानी ही पड़े। तो इसके लिए सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, शैल का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शैल। अब शैल का यूज पढ़ रहे हैं नंबर 6 पर। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, शैल और विल का क्रम मॉडल्स में बदल जाता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इनका पैटर्न वो ही रहता है। तो देखिए शैल का यूज, लेकिन यहां पर शैल के साथ वही चीज डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, प्रॉमिस या सी मतलब चैलेंज, ये तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ इनके अलावा शैल का यूज कहां पे करते हैं, तो देखिए ट्रिक के साथ देखते हैं। अब ट्रिक क्या होगी इसमें देखिएगा, एसीपी आपको याद है कि हमने कैन में पढ़ा था ट्रिक के अंदर, लेकिन यहां पे दूसरा एसीपी है, एसीपी 3 शैल बी, EXPECT एक्सपेक्टेड ऑन 23। ये एक ट्रिक है, जस्ट एक ट्रिक है, इसको सेंटेंस में मैंने बनाया है। यहां देखिए एसीपी, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है हमारा, ठीक है, रियल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, लेकिन हमने ट्रिक वे में इसको बनाया है। तो इस ए का यूज होता है कि ये जो एसीपी है ये पहले सबसे पहले एडवाइस करता है, देन इसके बाद में कमांड करता है, देन पी पॉसिबिलिटी बताता है,
पॉसिबिलिटी के साथ पनिशमेंट देता है, और पनिशमेंट के साथ ये पी मतलब प्रॉमिस करता है। शैल का यूज कर रहे हो तो बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, ये आ चुका है। एक्सपेक्टेड का मतलब मान के चलिए एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑन, डेट से पहले सोचे कि डेट है कोई, ये डेट का मतलब 23। अब 23 को मतलब हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम शैल का यूज करेंगे तो मॉडल्स में उनका क्रम बदल जाएगा कि सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, शी, इट, दे एंड नेम। तो इनके साथ किसका यूज किया जाता है, शैल का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए यहां पर हमने इस ट्रिक से देखा है कि शैल का यूज हम ट्रिक के द्वारा अगर बताते हैं तो शैल का यूज एडवाइस, कमांड, पॉसिबिलिटी, पनिशमेंट, प्रॉमिस के लिए किया जाता है। शैल का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो शैल का यूज। बी का मतलब पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेड का मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, आशा या कोई उम्मीद, आशा या उम्मीद। और कहां करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। तो जरा इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 पे देखिए, यू शैल गिव हिम a chance to perform you shall give him a chance to perform on the stage, on the stage। देखिए यू है, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू शैल, तो यू के साथ क्या आ रहा है, मॉडल में शैल का यूज आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल का यूज करते हैं। यू शैल गिव हिम अ चांस टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सेट द प्रिंसिपल, किसने कहा, प्रिंसिपल ने कहा। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, एक तरीके से ऑर्डर दिया है, इसको ऑर्डर मान लीजिए, कमांड मान लीजिए, या प्रिंसिपल आपसे कुछ कह रहा है कि यू शैल गिव हिम अ चांस टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, कि तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए एक चांस उसे देना होगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, इसमें उसका इंटेंशन है, प्रिंसिपल का इरादा है, या वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए एक मौका उसे देना होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द स्टूडेंट shall write their name, all the student shall write their name in capital letter, in capital letters। तो ये भी एक तरह से इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे आप स्कूल में हो और स्कूल में आपको आपके टीचर ने आपको बोला, एक तरह से इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, या डिटरमिन होते हुए बोला कि सभी विद्यार्थियों को शैल राइट लिखना होगा देयर नेम, ऑल द स्टूडेंट शैल राइट देयर नेम इन कैपिटल लेटर्स, कि किसमें, बड़े अक्षरों में, कि सभी विद्यार्थियों को
कैपिटल लेटर में उनके नामों को लिखना होगा। ठीक है, तो ये शैल का यूज है। अब देखिए नंबर 3 पे देखते हैं। सॉरी, आई का यूज नहीं होगा। He shall eat a mango when he sees it. He shall eat a mango when he sees it. वह, देखिए वैन का यूज किया है तो वैन क्या हो गया हमारा कनेक्टर। तो ये सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो पहले इस वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। वह एक मैंगो शैल ईट, जरूर खाएगा, अवश्य खाएगा। ही आ रहा है, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यू था सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये नेम के लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, ऑल द स्टूडेंट। तो देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए क्या लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो शैल लगता है। वह एक मैंगो जरूर खाएगा, कि वह एक आम जरूर खाएगा जब वह इसे देखता है या देखेगा। क्योंकि देखिए वहन से पहले अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो तो वहन के बाद में भी फ्यूचर के रूप में ही उसका यूज किया जाएगा। वह एक मैंगो जरूर खाएगा यदि वह जब इसे देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4। राम शैल किल रावण he said to me, या he said to me को हम आगे रख सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। he said to me, या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। he said to me, राम shall kill रावण। उसने, he said to me, उसने मुझसे कहा राम रावण को अवश्य मारेगा। शैल के साथ यूज किया जा रहा है तो मैंने क्या कहा था, अवश्य या आवश्यक रूप से। राम शैल किल रावण, कि राम रावण को अवश्य मारेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आ गया समझ में ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक के बाद में कोमल गेट अप टू गो हर ऑफिस with her friend। क्या आ रहा है यहां पे, ब्लैंक आ रहा है। कोमल गेट अप टू गो हर ऑफिस विद हर फ्रेंड। अगर मॉडल्स की बात की जाती है और आपको ऑप्शन में शैल, विल, कैन, मे ये दिए हुए हों तो यहां पे किसका यूज होगा। देखिए कोमल क्या है, नेम। नेम को किस में हम मानते हैं, नेम को थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर माना जाता है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर जब हम टेंस में पढ़ते हैं तो किसका यूज किया जाता है, विल का। तो देखिए यहाँ पे भी किसका यूज होगा, विल का। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आए, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल और विल का क्रम टेंस के जैसे ही होता है, चाहे वह मॉडल्स में हो। विल कोमल गेट अप टू गो हर ऑफिस विद हर फ्रेंड। क्या कोमल उसकी दोस्त के साथ उसके ऑफिस जाने के लिए खड़ी होगी। क्या कोमल
उसके फ्रेंड के साथ उसके ऑफिस जाने के लिए खड़ी होगी। ओके, अब नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा है कैन हमने पढ़ा, कुड हमने पढ़ा, मे हमने पढ़ा, माइट हमने पढ़ा, और यहां पे हमने विल भी पढ़ लिया है और शेल का यूज भी पढ़ लिया है। अब देखिए शेल और विल का यूज हम पास्ट फॉर्म में देखते हैं। तो पास्ट फॉर्म में देखिए क्या होता है। शेल और विल पास्ट फॉर्म, शेल का क्या होता है शुड, विल का क्या होता है वुड। शेल तो किस में यूज किया जाता है, फ्यूचर की कंडीशन को दिखाने के लिए, लेकिन फ्यूचर के पास्ट के लिए किसका यूज किया जाता है, शुड का और वुड का यूज किया जाता है विल के लिए। तो देखिए अब इनमें से सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे हम लेते हैं सबसे पहले, जैसे हमने पहले विल का यूज पढ़ा है, तो सबसे पहले हम विल को ही विल का पास्ट लेते हैं। विल का पास्ट वुड, विल का पास्ट क्या होता है वुड। तो इसको इस तरीके से समझिए, विल का पास्ट होता है वुड। देखिए वुड का यूज मैंने पहले आपको ट्रिक में भी बताया था कि वुड का यूज कब किया जाता है, जब किसी से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब वुड का यूज किया जाता है। क्या होता है, वुड का यूज भी सेम उसी तरीके से होगा जैसा कि हम विल के तरीके से करते हैं। तो वुड विल का पास्ट होता है और वुड का यूज मोस्टली पोलाइटनेस या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, विनम्रता के लिए किया जाता है। वुड का यूज किस में करते हैं हम, विनम्रता के लिए करते हैं, नंबर 1। दूसरा देखिए वुड पास्ट हैबिट को या हॉबी को शो करता है। तीसरा देखिए वुड का यूज लाइक टू के साथ वुड का यूज किया जाता है, इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाइक टू के साथ किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। नंबर 1 पोलाइटनेस। अब पोलाइटनेस के लिए देख क्या होता है, वुड यू कम with me for a walk? देखिए यहां पे वुड आ रहा है, ये पहले मैं ट्रिक में बता चुका हूं आपको। वुड यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे, फॉर अ वॉक, एक वॉक के लिए। वुड यू कम विद मी फॉर अ वॉक, कि क्या आप मेरे साथ एक वॉक के लिए चलना पसंद करोगे या आना पसंद करोगे। तो यहां पे आप विनम्रता से किसी से बात कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, तो किसका यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड शी लाइक टू टेक या हैव। What would she like to take or have for lunch? देखिए what का यूज किया जा रहा है, would आ रहा है, लेकिन सेंटेंस के बीच में किसका यूज किया जा रहा है, like to का। तो like to के साथ याद रखिएगा कि like to के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, would का यूज किया जाता है। ओके, what would she like to take या have for lunch। तो इसका मतलब क्या होगा, वह लंच के लिए क्या लेना पसंद करेगी।
तो किसी की पसंद या नापसंद को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, लाइक टू का यूज करते हैं। तो और लाइक टू हो तो वहां पे किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, he would play a role of a hero या प्रोटैगनिस्ट इन दिस प्ले। तो क्या बनेगा, वह इस नाटक में एक हीरो का अभिनय अदा करेगा। ओके, तो ये वुड का यूज था। ठीक है, अब ये वुड का यूज हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं शुड। देखिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। शुड क्या होता है, शैल का शुड इज पास्ट टेंस ऑफ शैल। शैल का पास्ट होता है। शुड क्या होता है, शुड इज पास्ट टेंस ऑफ शैल। शैल का पास्ट टेंस होता है। तो जैसे हम शैल में यूज करते हैं उसी तरीके से हम शुड में भी यूज करेंगे, लेकिन शुड की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो देखिए, शुड को अच्छे से समझिएगा। शुड का यूज जनरल सजेशन मतलब सामान्य सुझाव के लिए किया जाता है। सामान्य सुझाव के लिए किया जाता है। शुड का यूज ड्यूटी के लिए किया जाता है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य के लिए किया जाता है। शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है। शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है। और लास्ट में शुड का यूज मोरल वैल्यूज को बताने के लिए लेकिन ये मोरल वैल्यूज को बताने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये अननोन पर्सन के द्वारा किया जाता है, या कोई भी आपको सजेशन दे सकता है या आपको कर्तव्य के बारे में बता सकता है। तो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। देखिए, नंबर 1, he should play a piano for his friend. He should play a piano for his friend. इसका मतलब क्या होता है, उसे उसके दोस्त के लिए पियानो बजाना चाहिए। तो यहाँ पे किसी ने सजेशन दिया है, जनरल सजेशन दिया है कि उसे उसकी दोस्त की खुशी के लिए पियानो बजाना चाहिए। अब कोई आपसे कह रहा है यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आपको आपके बड़े भाई की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये क्या एक तरीके से आपको सुझाव दिया जा रहा है। यू शुड
रेस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर। इसका मतलब क्या था? तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। अब इसे आप चाहो तो मोरल वैल्यूज को बताने के लिए कि किसी ने आपको आपकी मोरल वैल्यूज को बताया है कि मोरल वैल्यू के लिए आपको आपके भाई का सम्मान करना चाहिए, आप इसको एडवाइस मान सकते हो, किसी ने आपको सलाह दी है, या ये कर्तव्य भी है कि आप छोटे भाई हो तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो या रेस्पेक्ट करो। अब आगे देखते हैं। कमलेश should take care of his mother. Kamlesh should take care of his mother in her illness. देखिए, सेंटेंस को पढ़ने के लिए मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट को पढ़िए और लास्ट से पीछे उल्टा घुमा दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, कमलेश। कमलेश को उसकी बीमारी में हिज मदर, तो देखिए हिज मदर इन हर इलनेस, ये एक फ्रेज है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? कमलेश को उसकी माता की उसकी बीमारी में टेक केयर करना चाहिए। टेक केयर ऑफ मतलब उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो क्या बनेगा सेंटेंस? कमलेश को उसकी माता की बीमारी के अंदर उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो एक तरीके से क्या है कि कमलेश का ये मोरल ड्यूटी बनता है या मोरल कर्तव्य बनता है, या तो ड्यूटी बोलिए कि ड्यूटी भी बनती है कमलेश की, किसी के द्वारा एडवाइस भी सही बनती है, या एक मोरल वैल्यू भी है कि कमलेश को उसकी माता की उसकी बीमारी में क्या करनी चाहिए? उसकी देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ, देखभाल करनी चाहिए। ओके, तो ये यूज था हमारा शुड का। अब इंपॉर्टेंट नोट में लिखिएगा, वैसे मैंने पहले बता दिया है कि शुड का यूज जब किसी सेंटेंस में LEST का यूज किया जाए, ये तो मैं आपको पहले ट्रिक में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जब किसी सेंटेंस के बीच में LEST का यूज किया जाए तो हमेशा किसका यूज होता है? शुड का। देखिए, you should run very fast lest you lose the race. Lest you lose the race. You यानी तुम्हें, शुड रन दौड़ना चाहिए, वेरी फास्ट बहुत तेज, लेस्ट यू लॉस द रेस। देखिए क्या कह रहा है, लेस्ट का यूज हुआ है तो इसने क्या किया है? इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया है। मतलब लेस्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एज ए संयोजक का या कंजंक्शन का यूज कर रहा है। तुम्हें बहुत तेज दौड़ना चाहिए। लेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? इसका मतलब होता है अन्यथा या ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। क्या बताया था मैंने? यू शुड रन वेरी फास्ट लेस्ट यू लॉस द रेस, कि तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम रेस को हार जाओ। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वर्क हार्ड इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड इन द एग्जामिनेशन लेस्ट you should
लेस्ट यू शुड फेल इन इट। क्या है सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड इन द एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क हार्ड इन द एग्जामिनेशन, किस एग्जामिनेशन में कठोर मेहनत करो। लेस्ट, ऐसा ना हो कि यू शुड फेल इन इट, कि कहीं आप इसमें फेल हो जाओ। ओके, तो ये शुड का यूज था। अब आगे देखते हैं। अभी तक देखिए हमने 8 पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्ट। नंबर 9 पे क्या आता है हमारे पास, मस्ट। अब मस्ट का यूज पढ़ने से पहले मस्ट के बारे में समझना जरूरी है कि इस मस्ट का यूज होता कैसे है। देखिए, शुड का यूज भी मैंने पहले ही बता दिया कि चाहिए होता है। मस्ट का यूज भी चाहिए के रूप में किया जाता है। ought to का यूज भी चाहिए के लिए होता है। तो अब देखते हैं कि ये मस्ट जो है इसका यूज किस चाहिए में होता है। तो माइंड में रखने के लिए लिख लीजिए, जोर देकर किसी बात को कहने के लिए, जोर देकर या कानूनी रूप से या वैध मत से चाहिए के लिए। अब देखिए, मस्ट को पढ़ने के लिए या मस्ट की एक ट्रिक है जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि मस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे मस्ट का यूज मस्ट का यूज हम जैसे सर्टेनिटी को बताने के लिए, कंपलनेस को बताने के लिए करते हैं। तो एक ट्रिक के द्वारा हम इसे समझते हैं। CLONS, क्लॉन्स, ये एक ट्रिक वर्ड है। क्या है, क्लॉन्स। जहां पर सी का मतलब होता है कंपलसरी, सी का मतलब क्या होता है, कंपलसरी। एल का मतलब होता है लीगल सजेशन या लीगल एडवाइस देने के लिए। ओ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, बाध्यपूर्ण कर्तव्य या जिम्मेदारी या दायित्व। बाध्यपूर्ण कर्तव्य बताने के लिए जिसमें आप बंधे होते हो कि आपको उसका काम, उस चीज को बाध्यपूर्ण तरीके से कर्तव्य समझ के करना ही पड़ता है। एन का मतलब होता है नेसेसिटी, आवश्यकता। और एस का मतलब होता है सजेशन। लेकिन सजेशन भी कैसा, स्ट्रॉन्ग सजेशन। सजेशन अगर आप किसी को देते हो तो मस्ट के लिए कौन सा सजेशन देना होगा, स्ट्रॉन्ग सजेशन। तो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम, मस्ट का यूज करते हैं। तो कंपलसरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्यता, अनिवार्यता या अनिवार्य शर्त। ये शर्त के लिए किया जाता है, अनिवार्यता या अनिवार्य शर्त के लिए इसका यूज किया जाता है। लीगल सजेशन, लीगल सजेशन का मतलब कानूनी सुझाव या सलाह के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यपूर्ण कर्तव्य, ऐसी कोई जिम्मेदारी जिसे आपको मजबूरन होकर करना ही पड़ता है देश के लिए, खुद के लिए या अपने परिवार के लिए, उसे एक बाध्यपूर्ण कर्तव्य बोलते हैं। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी का मतलब होता है क्या है, आवश्यकता या जरूरत के लिए, आवश्यक रूप से किसी चीज की जरूरत हो तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग सजेशन मतलब 100% किसी को सुझाव देना, ऐसा सुझाव देना जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि ऐसा सजेशन देने से किसी का भला हो सकता है। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब जैसे हमने देखा कि मस्ट का यूज हम कहां पढ़ते हैं, CLONS में। सी का मतलब कंपलसरी, एल का मतलब लीगल एडवाइस, ओ का मतलब ऑब्लिगेशन,
एन का मतलब नेसेसिटी और एस का मतलब स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए किया जाता है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, यू मस्ट हैव कम। देखिए मैंने आपको बताया था कि मॉडल के साथ अगर हैव आता है तो वो हैव किसके रूप में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे अभी मस्ट है, मस्ट के साथ हैव आ रहा है, तो हैव किस रूप में आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ रहा है। यू मस्ट हैव कम इन द स्कूल कैंपस You must have come in the school campus in school uniform at 8 AM। AM मतलब सुबह के 8 बजे। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस चाहे लंबा हो या छोटा हो, चाहे छोटा सेंटेंस हो या लंबा सेंटेंस हो, अगर सिंगल सेंटेंस है तो इन सिंगल सेंटेंस को पढ़ने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम। इस तुम सब्जेक्ट को पढ़िए आप। इसको पढ़ने के बाद में सेंटेंस के पीछे जाइए, उसे मीनिंगफुल बनाइए। पहले तो आप उसको निकाल सकते हो कि इनका मीनिंग क्या होता है, 1 बाय 1 करते हुए सबका मीनिंग निकाल लीजिए। और जब मीनिंग निकाल लो तो जो भी आप लिखोगे उसको उल्टा पढ़ लेना। तो जैसे हम देखते हैं तुम या तुम्हें या तुम सब या तुम सबको। ओके, तो ये यू का मतलब होता है, यू यानी तुम्हें। यू मस्ट हैव कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, यू मस्ट हैव कम इन स्कूल कैंपस इन स्कूल यूनिफॉर्म एट 8 AM। तुम्हें या तुम सबको या तुमको, तुम सबको प्रातः 8 बजे स्कूल की यूनिफॉर्म में विद्यालय प्रांगण में मस्ट हैव कम मतलब निश्चित रूप से उपस्थित होना है या आना है। यू मस्ट हैव कम, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस कम। तो यहां पे ये जो हमारा हैव है ये मॉडल के साथ आया है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो मॉडल प्लस हैव, जब मॉडल के साथ हैव आता है तो मैंने क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बताया था। तो यहाँ पे कम क्या है, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है कम की, कम, केम, कम। तो देखिए मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है सेंटेंस का मतलब, तुम्हें प्रातः 8 बजे विद्यालय की यूनिफॉर्म में विद्यालय प्रांगण में अवश्य ही आना है, अवश्य ही आना है। मस्ट का यूज किया जाता है। मस्ट किसके बारे में बताता है, आपको सर्टेनिटी के बारे में बताता है, किसी चीज को जोर दे के बताया जाता है, यानी बाध्यपूर्ण, आपको बाध्य किया गया है किस चीज के लिए, कि स्कूल प्रांगण में आपको यूनिफॉर्म में ही आना है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट क्रॉस, you must not cross the road while it red alert। या while it red light signal। while it be, सॉरी यहां पे भी लगाएंगे, while it be red light signal। देखिए
यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड वाइल इट बी रेड लाइट सिग्नल। देखिए बी के इट के साथ बी का यूज होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है बी, और ये एक बी हमेशा कभी बी के साथ एस और ई एस लगाते हैं तो इसके साथ ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि बी के साथ ना तो बी के साथ एस लगता है ना एपास्ट्रोफी एस लगता है, इट के साथ क्या आता है, बी ही आता है। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड वाइल इट बी रेड लाइट सिग्नल। तुम्हें देखिए यहां पे क्या किया गया है, वाइल ने क्या किया है, इस सेंटेंस को अगले वाले सेंटेंस से जोड़ दिया। तो हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। तुम्हें रोड लाइट क्रॉस निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए, कि आप रोड लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते, सॉरी आप रोड को क्रॉस नहीं कर सकते जब या जबकि जब इट रेड लाइट सिग्नल, यह किस में हो, रेड लाइट के सिग्नल में हो, कि आप यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड। देखिए यहां पे आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ऑन फुट अगर आप हो तब तो आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन अगर आप आपके व्हीकल में हो, वाहन में हो, वाहन को चला रहे हो, तो वाहन को चलाते समय रेड लाइट सिग्नल को क्रॉस किया जाता है क्या, नहीं किया जाता। तो ये वार्निंग है एक तरीके से, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड वाइल इट बी रेड लाइट सिग्नल। जब रेड लाइट सिग्नल हो और आप कार लेके जा रहे हो तो उस टाइम पे आप रोड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिटेड होता है, कि आपको निषेध किया जाता है कि उस टाइम पे आप नहीं क्रॉस कर सकते हो। ओके, तो ये एक तरह से वार्निंग भी होती है कि वार्न किया जा रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम। देखिए अभी तक हमने पढ़े हैं, नेसेसिटी के लिए पढ़ा है, जैसे कि आपको आवश्यक रूप से उपस्थित होना, इसमें ऑब्लिगेशन है, इसमें अनिवार्य शर्त है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया है। नीचे हमने क्या बताया है कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया है कि आपको स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि आप रेड लाइट सिग्नल के अंदर अपनी कार को क्रॉस नहीं कर सकते हो, यानी यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड। जब आप कार चलाते हो उस टाइम पे आप इसे क्रॉस नहीं करते हो। तो आगे देखते हैं हम इसका मस्ट का। ही मस्ट go to see his father. He must go to see his father because of he is ill and admits into the hospital। देखिए क्या लिखा हुआ है, he must go to see his father because of he is ill and admits into the hospital। उसे देखिए यहां पे क्या है कि यहां हमारा सेंटेंस बिकॉज ऑफ तक एक सिंगल सेंटेंस है और बिकॉज ऑफ के बाद में दूसरा सेंटेंस आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ के बाद में भी एक और सेंटेंस है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, एंड से कनेक्ट है, एडमिट्स इन द हॉस्पिटल। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, उसे उसके फादर से मिलने, टू सी मतलब देखने या मिलने जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा है कि तुम्हें उसे उसके फादर से
निश्चित रूप से मिलने जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, या बिकॉज लगा सकते हो, बिकॉज ऑफ लगा सकते हो। कारण मतलब बीमारी के लिए ऑफ लगता है। बिकॉज ऑफ ही इज इल, क्योंकि उसके पिताजी क्या है, बीमार हैं। एंड एडमिट्स इनटू दी हॉस्पिटल, और कहाँ पे भर्ती हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, मस्ट का यूज किया जाएगा। ओके, लास्ट अब देखते हैं हम शुड के लिए। शी मस्ट नॉट teach math because her student do not like her teaching। She must not teach math, उसे निश्चित रूप से नहीं पढ़ानी चाहिए मैथ सब्जेक्ट को। बिकॉज, देखो बिकॉज से जोड़ दिया है वही चीज। शी मस्ट नॉट टीच मैथ, उसे मैथ निश्चित रूप से नहीं पढ़ानी चाहिए। ये भी एडवाइस ही है या वार्निंग किया जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि उसके विद्यार्थी उसकी टीचिंग को लाइक नहीं करते हैं। क्या कहा गया है, क्योंकि उसके विद्यार्थी उसकी पढ़ाई को, उसके पढ़ाने को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसे निश्चित रूप से मैथ नहीं पढ़ानी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा मस्ट का यूज। अब आगे देखते हैं हम नंबर 10 पे ought to का यूज। ought to का यूज किसमें करते हैं, जब नैतिक रूप से कोई सलाह दी जाए। जब नैतिक रूप से कोई सलाह या सुझाव दिया जाए तो किसका यूज करते हैं, कि जब नैतिक रूप से कोई सजेशन दिया जाए या सलाह दी जाए या आपकी मॉरल वैल्यू को बताया जाए या आपके मॉरल ड्यूटी को बताया जाए या मॉरल सजेशन दिया जाए। इट मीन्स कि जो कोई भी चीज हो जो आपकी मोरालिटी से संबंधित हो, वहां पे किसका यूज किया जाता है, वहां पे किसका यूज किया जाता है, ought to का। इट मीन्स कि ought to किसके लिए आता है, मोरालिटी के लिए। ठीक है, नैतिक रूप से, नैतिकता के लिए, नैतिकता की जब बात की जाती है तो नैतिकता के लिए किसका यूज किया जाता है, हमेशा ought to का यूज किया जाता है। केवल इसका यही चीज है, आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। देखिए अभी कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। We ought to respect our national anthem। We ought to respect our national anthem मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे राष्ट्रगान का, ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो भी हो, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, उसका सम्मान करना चाहिए। तो उसका सम्मान करना हमारा क्या है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। या जैसे आप सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपको किसी ने देश हित के लिए क्या सलाह दी है, मॉरल सजेशन क्या दिया है, वी ought टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, की हमें हमारे राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तो चाहिए के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ought to का यूज कहां पे करते हैं, चाहिए। ये तो मैं आपको पहले ट्रिक में भी बता चुका हूं कि हमारे पास 4 चाहिए होते हैं, तो उनका यूज हमने वहां पे पढ़ा था और इसको अब हमने अच्छे से देख लिया है कि ought to का यूज कहां करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहते हैं अंकल सेड
आई ought to give respect my elder sister। तो क्या है देखिए, अंकल सेड, अंकल ने मुझसे कहा, आई ought to give respect my elder sister, कि मुझे मेरी बड़ी बहन को सम्मान देना चाहिए। कि अंकल ने मुझसे क्या कहा, अंकल ने मुझसे कहा कि ये नैतिक शिक्षा है कि आपको आपकी सिस्टर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आज हमने 10 मॉडल्स पढ़ लिए हैं, अब बाकी के मॉडल्स हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।